हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी अनुसंख्यक गुणधर्म। सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ उसमें घुले हुए विलेय पदार्थ सल्यूट की मात्रा पर निर्भर करती हैं। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की कम मात्रा घुली हुई हो तो ऐसे विलयन को हम तनु विलयन डेल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, और यदि विलयन में विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा घुली हुई हो तो ऐसा विलयन सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस आदर्श व्यवहार नहीं दर्शाते, जबकि तनु विलयन आदर्श व्यवहार दर्शा सकते हैं। कब? जब तनु विलयन को और तनु करने पर, उसका तनुकरण बढ़ाने पर यानी फर्दर डिल्यूट करने पर उसमें कोई थर्मोडायनामिकली चेंजेस न आए। थर्मोडायनामिक चेंजेस से मेरा अभिप्राय है कि फर्दर डिल्यूशन करने पर यदि विलयन की डेल्टा एच और डेल्टा वी के मान ज़ीरो रहते हैं, शून्य रहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये विलयन आदर्श व्यवहार दर्शाता है। और यदि डिल्यूशन करने से डेल्टा एच और डेल्टा वी के मान नॉन ज़ीरो आते हैं तो ऐसा विलयन अनादर्श व्यवहार दर्शाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तनु विलयन यानी आदर्श विलयन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसे भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके मान तनु विलयन के इकाई आयतन में घुले हुए विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय की प्रकृति पर। तो यहाँ आपने ध्यान देना है, विलेय पदार्थ की कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे ऐसे गुण, ना कि विलेय पदार्थ की प्रकृति पर। या इसका मतलब है हमें ये नहीं देखना कि जो विलेय पदार्थ हमने घोला है वो आयनिक फॉर्म में है, नॉन आयनिक है यानी अणु की फॉर्म में है, कण हैं, छोटे बड़े किस साइज़ के पार्टिकल्स हैं, इस बात से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें ये देखना है कि उसमें घुले हुए विलेय पदार्थ की कणों की संख्या कैसे है। इसे हम इस प्रकार से समझते हैं। यहाँ मैंने दो विलयन लिए हैं, इसमें पिंक और ग्रीन सर्कल्स मेरे विलेय पदार्थ के कणों की संख्या को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने विलेय के कणों की संख्या दोनों सॉल्यूशंस में एक समान ली है। अब अगर कणों की संख्या यहाँ पर एक समान है तो इन दोनों विलयन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अनुसंख्यक गुण धर्म के मान एक समान होंगे। यहाँ मुझे ये नहीं देखना है कि ये कण जो हैं वो अणुओं की फॉर्म में हैं, आयंस की फॉर्म में हैं, इनके साइज़ क्या हैं, इनके मास क्या हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि इनमें उपस्थित कणों की संख्या कितनी है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास दो विलयन हैं। पहला विलयन है 1 मोलर शर्करा जलीय विलयन, शुगर का एक्व सोल्यूशन है 1 मोलर। दूसरा विलयन है 0.5 मोलर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो यहाँ हमें क्लियर है कि मोलारिटी जो है वो सोडियम की टर्म्स में सोडियम क्लोराइड की सांद्रता शर्करा विलयन की सांद्रता से जो है वो हाफ है। पर अगर हम कणों की संख्या की बात करें तो हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो जब हम उसको जल में घोलते हैं तो वो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में विभक्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस अलग अलग पार्टिकल्स गिने जाएंगे। तो हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि हमने जितना भी सोडियम क्लोराइड घोला वो पूरे का पूरा सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में टूट गया। तो यहाँ पे कणों की संख्या प्रत्येक सोडियम क्लोराइड के अणु के लिए डबल हो गई। तो अगर मैं कणों की संख्या की बात करूं तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के कणों की संख्या और शुगर के कणों की संख्या एक समान हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं जब हम उनको जल में घोलते हैं तो उनका कोई डिसोसिएशन नहीं होता। तो अर्थात यहाँ से मेरे पास क्या निष्कर्ष निकला कि इन दोनों विलयन की चाहे मोलारिटी अलग अलग है पर इनके कणों की संख्या एक समान होने के कारण इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के मान एक समान होंगे। इस यूनिट में हम 4 अनुसंख्यक गुणधर्म की बात करेंगे। पहला गुणधर्म है विलयन का प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम अपनी अगली क्लास में डिफाइन करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर से हमारा क्या तात्पर्य है। विलयन में जितनी
विलेय पदार्थ के कणों की संख्या अधिक होगी, विलयन का प्रासरण दाब उतना ही अधिक होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जब हम विलयन में कोई नॉन वॉलेटाइल अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो जो है विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अब ये वाष्प दाब का हमने आपेक्षिक अवनमन रिलेटिव लोअरिंग देखनी है। जितनी ज़्यादा कणों की संख्या होगी सल्यूट के, लोअरिंग उतनी अधिक होगी, अर्थात ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का क्वथनांक उन्नयन। हम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे कि जब भी हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसी प्योर लिक्विड में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हुए सल्यूट पार्टिकल को, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को एज इम्प्योरिटी मानते हुए हम ये कहेंगे कि सल्यूट की जितनी अधिक मात्रा होगी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना अधिक हो जाएगा, अर्थात उसमें उतना एलिवेशन आएगा। तो जितनी ज़्यादा कणों की संख्या होगी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना अधिक होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास विलयन का हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या जितनी अधिक होगी फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा और उसमें डिप्रेशन उतना अधिक आएगा। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात करनी है। अब इन प्रॉपर्टीज़ के मान हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास दिया गया है 0.01 मोलर व 0.001 शर्करा विलयन में से किसका प्रासरण दाब अधिक होगा। तो यहाँ हमें शुगर सॉल्यूशंस दिए गए हैं दो अलग अलग मोलारिटी के। अब हमें यहाँ पे क्लियर है कि 0.01 मोलर शुगर सॉल्यूशन में कणों की संख्या अधिक होगी एज कंपेयर टू 0.001 मोलर शुगर सॉल्यूशन। तो जितनी कणों की संख्या अधिक होगी प्रासरण दाब उतना ही अधिक होगा। तो इसका तात्पर्य हुआ कि 0.01 मोलर शुगर सॉल्यूशन का प्रासरण दाब अधिक होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न विलयनों को उनके बढ़ते क्वथनांक में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको 4 विलयन दिए गए हैं 0.001 मोलर NaCl, 0.001 मोलर यूरिया, 0.001 मोलर MgCl2 और फोर्थ सोल्यूशन है 0.01 मोलर NaCl। तो 3 सॉल्यूशंस में आपको मोलारिटी तो सेम दी गई है, सॉल्यूशंस की डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, जबकि चौथे में मोलारिटी चेंज की गई है। तो पहले हम देखते हैं कि किन किन का डिसोसिएशन होगा और कौन अनडिसोसिएटेड रहेंगे। हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में टूट जाएगा। यूरिया का डिसोसिएशन नहीं होगा, एज यूरिया रहेंगे, तो एक पार्टिकल काउंट होगा। MgCl2 Mg+2 और 2Cl में काउंट टूट जाएगा, जिससे एक MgCl2 की बजाय 3 पार्टिकल्स काउंट होंगे सॉल्यूशन में। इसी तरह यहाँ पे सॉल्यूशन सोडियम और क्लोराइड में टूट जाएगा। पहले 3 सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन समान है, पर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग जनरेट हो रहे हैं। तो यूरिया में सबसे कम पार्टिकल्स होंगे, सोडियम क्लोराइड में उससे डबल होंगे, MgCl2 में उसमें 3 टाइम्स हो जाएंगे, चाहे मोलारिटी सेम है। फोर्थ सॉल्यूशन में मोलारिटी ही हमें 10 टाइम्स ज़्यादा दी गई है, तो 10 टाइम्स तो पार्टिकल्स की संख्या वैसे ही अधिक हो जाएगी और हर पार्टिकल आगे सोडियम और क्लोराइड आयंस में टूट जाएगा, तो संख्या हो जाएगी 20 टाइम्स। तो अब हम लोग बड़ी इजीली इनको बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में अरेंज कर सकते हैं। तो हमें क्लियर हो रहा है कि यूरिया का क्वथनांक सबसे कम होगा, उसके बाद 0.001 मीन्स पहला सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड की क्वथनांक होगा। उसके बाद जो है वो मीन्स सेकेंड सॉल्यूशन सबसे कम का होगा। उसके बाद फर्स्ट सॉल्यूशन जिसमें 0.01 है, उसके बाद थर्ड सॉल्यूशन 0.001 मोलर MgCl2 और सबसे अधिक होगा
फोर्थ सोल्यूशन का यानी 0.01 मोलर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का क्वथनांक। तो इस तरह हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड कणों की संख्या के ऊपर अपना कंसंट्रेशन करते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। इन सभी 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। तब तक थैंक यू सो मच।